जी क्लास कंटिन्यू करते हैं. Last time we have completed different process models and started agile software process models. ठीक है, बट हमने डिस्कस किया था कि एजाइल डेवलपमेंट क्या होती है, उसके कुछ मैनिफेस्टो डिस्कस किया था, कुछ हमने डिफरेंसेस देखे थे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाउ एजाइल इज डिफरेंट फ्रॉम traditional software development. In traditional software development we have different phases. Until the last phase we have not deployed the software, we doesn't have anything to evaluate. ठीक है, हमारे पास कोई वर्किंग प्रोडक्ट नहीं होगी जब तक हम लास्ट फेज तक नहीं पहुंच सकते. और भी कुछ लिमिटेशन थी. लेट्स से हम प्लानिंग और एनालिसिस के फेज में यूजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यूजर कम्युनिकेशन कम होती है. ट्रेडिशनल प्रोसेस हमारे पास जो प्रोसेस मॉडल्स होते हैं उसमें कस्टमर से कोलैबोरेशन हमारे पास कम होती है. स्टार्ट के फेज में हम कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद अपनी ही असम्पशंस की बेसिस पे हम एनालिसिस, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, कोडिंग, इंटीग्रेशन एंड फिर देन वैलिडेशन. एंड जब डिप्लॉय होता है तो एक्चुअल फिर वहाँ पे यूजर की रिक्वायरमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे इश्यूज होते हैं. कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो हम इतनी ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते और बहुत सारी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं विच वी हैव टू मैनेज. मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं. थ्रू आउट हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ती हैं और ओवरऑल ऐसे ही हमारे पास टाइम और कॉस्ट जो है वो ओवररन हो रहा होता है. तो फिर और फर्दर चीज़ें ऐड ऑन करना और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है. जबकि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, टाइम पूरा सॉफ्टवेयर में कंप्लीट होने में मे भी उतना लगे, बट हर स्प्रिंट के एंड में, लेट्स से आफ्टर 2 मंथ्स एंड और 3 मंथ्स, यू हैव अ वर्किंग सॉफ्टवेयर. कुछ पोर्शन या कुछ परसेंटेज ऑफ सॉफ्टवेयर आप कंप्लीट कर चुके होते हैं. और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट स्प्रिंट्स हैं या ये डिफरेंट आइट्रेशंस हैं, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में ब्रेक करके आइट्रेशंस में डेवलप कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एक साथ ले रहे हैं, उन्हीं को एनालिसिस कर रहे हैं और फेस टू फेस डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है, इंडिपेंडेंट फेजेस नहीं है. वी कैन नॉट स्टार्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टिल प्लानिंग इज नॉट कंप्लीट. और यहाँ पे आपकी पूरी टीम एट अ टाइम एक साथ भी काम नहीं कर रही होती. लेट्स से जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है और बिजनेस एनालिस्ट स्टार्ट के फेज में इन्वॉल्व होते हैं और आपके जो टेस्टर्स हैं और डेवलपर्स हैं, दे आर ऑन वेटिंग स्टेट. वंस सॉफ्टवेयर हैज बीन एनालिसिस एंड डिजाइन, जब फिर यहाँ पे कोडर का काम इस फेज पे आके स्टार्ट होता है. जबकि हम एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे पहले हम प्लान कर लेते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या फीचर्स हैं, और उन फीचर्स को हम जो मोस्ट प्रायोरिटी फीचर्स होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है उनको फिर हम इन आइट्रेशंस में सेट करते हैं कि लेट्स से फर्स्ट आइट्रेशन में हम कुछ 3 सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर देंगे जो कि मेन जो हाई रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, जो टॉप लेवल जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है. और फिर यहाँ पे हम उन्हीं को फिर जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है उन्हीं का एनालिसिस होगा, उसको डेवलप करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन एंड वैलिडेट कर देंगे और डिप्लॉय कर देंगे. यूजर को दिखाएंगे, यूजर सेटिस्फाई होगा, ठीक है ये फीचर्स इतने ही है. फिर उसी में फिर हम फर्दर चीजों को एड ऑन करते रहेंगे और हर आइट्रेशन के एंड में हमें वर्किंग सॉफ्टवेयर भी मिल रहा होगा और साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कंप्लीट होती चली जाएगी. इट मीन्स वी हैव नॉट वेट फॉर द लास्ट फेज फॉर एनी वर्किंग प्रोडक्ट. हमें यहीं पे फर्स्ट आइट्रेशन के बाद ही अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जब हमारी प्लानिंग कंप्लीट हुई है और एनालिसिस स्टार्ट हुई, यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो वर्किंग मॉड्यूल सिस्टम का डेवलप हो चुका होगा. और एक यहाँ पे इशू ये भी है कि एट ए टाइम स्टार्ट में ही अपने सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली बता देना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो वो टाइमली मैनर में जैसे जैसे और जिन करंट सेट पे आप काम कर रहे हैं उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आप कंप्लीट करेंगे. बाकी फिर फर्दर चेंजेस या जो रिमेनिंग चीजें हैं वो बाद में नेक्स्ट आइट्रेशन में जब आप उन पे काम कर रहे होंगे तो वो उस पर आप नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स यूजर से फर्दर ले सकते हैं. ठीक है, वैल्यूज हमने देखी थी. वैल्यूज ऑफ एजाइल मैनिफेस्टो इज इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स. प्रोसेसेस एंड टूल्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने के बजाय you have to communicate with individuals, either they are customers or they are your team. You have to communicate and interact with each other, and through interactions जो है वो problem solving activities ज़्यादा better हो सकती हैं as compared to following a process or tools. वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि एजाइल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी. डेफिनेटली यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट डॉक्यूमेंटेशन इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये टेम्पलेट है ये फॉलो करें, ये टेम्पलेट है ये फॉलो करें. यहाँ पे होता है कि कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर आपको लग रहा है कि ये आपने जो पेपर पे ड्रॉ किया आप उसी को ही जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं.
ठीक है, पिक्चर ली, उस पिक्चर को लेकर आपने उसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसी पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इज वर्किंग सॉफ्टवेयर, जितनी जल्दी हो सके हम वर्किंग सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई वर्किंग मॉड्यूल आ जाए। कस्टमर कोलैबोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करने के बजाय यू हैव टू कोलैबोरेट विद कस्टमर्स, और थ्रू आउट वो जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स और आपको चेंजेस रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, आप कोशिश करें कि उसको आप अपने एग्जिस्टिंग प्लान में ऐड ऑन करें। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान, चेंजेस पे आप एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करना शुरू करें, रादर देन फॉलोइंग अ प्लान कि नहीं ये चीज प्लान में नहीं है, अभी हम इस पे काम नहीं करेंगे, जो प्लान है हम उस प्लान को फॉलो करेंगे। ठीक है, सो एजाइल में क्या चीज है, कस्टमर कम्युनिकेशन, चेंजेस को ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट करना है, और वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वो थ्रू आउट आप स्टार्ट से ही आपके पास कोई ना कोई वर्किंग मॉड्यूल हो जिसपे आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे डिटेल्स में। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स भी वन बाय वन हम एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Highest priority क्या है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई रखें, जहाँ पे हम स्टार्ट से ही जो है वो एक कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं और थ्रू आउट कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि कस्टमर हैव समथिंग टू इवेलुएट। ठीक है, वो उसमें आपको फिर फर्दर चेंजेस बताए, और वो एक वर्किंग सॉफ्टवेयर ही हो, उसी में चेंजेस बताना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू पेपर वर्क। वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट, जो भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं आप उनको वेलकम करें, और अगर लेट भी आ रही हैं तो आप लेट भी उसको अपने प्लान में ऐड ऑन कर सकते हैं। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ कपल ऑफ वीक्स टू अ कपल ऑफ मंथ्स, यहाँ पे एक जो है आइट्रेशन का टाइम जो है वो यूजुअली 2 वीक से 2 मंथ्स के दरमियान होता है, कि इन 2 वीक से लेकर 2 मंथ्स के अंदर अंदर यू हैव टू डेवलप अ वर्किंग प्रोडक्ट। बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और इसमें हम काम किस तरीके से कर रहे होते हैं, थ्रू आउट आपके जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, डेवलपर्स हैं, मैनेजर्स हैं, थ्रू आउट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से डेली बेसिस पे, और हर रोज जो है वो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं होता कि एनालिस्ट ने अपना काम करके बस अब वो वेट कर रहा है या आराम कर रहा है और फिर जो है वो कोडर उस पर काम करें, सब लोग एक साथ एज अ टीम मिलके काम कर रहे होते हैं। बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, आपके पास टीम स्पिरिट बहुत हाई होनी चाहिए, टीम में कुछ डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, कुछ चीजों पर डिसीजन आपकी टीम भी ले सके। गिव देम द एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट दे नीड एंड ट्रस्ट देम टू गो गेट द जॉब डन। ठीक है, यू हैव टू सेटिस्फाई योर टीम एज वेल। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट हो, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड हो, जहाँ पे उन पर इजीली वो काम कर सकें, एक पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट होना चाहिए। The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face to face communication। ठीक है, अब यहाँ पे आप कस्टमर से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और विद इन अ डेवलपमेंट टीम, तो एजाइल क्या आपको सब वो प्रोवाइड कर रहा है कि यू हैव टू कम्युनिकेट फेस टू फेस, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, और दैट इज द बेस्ट वे रादर देन अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, अगेन इट इज नॉट अ वेरी गुड एंड एविडेंट प्रूफ। उससे बेटर ये कि आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करें। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस, और एक और मैनिफेस्टो क्या है कि जब तक कोई वर्किंग प्रोडक्ट नहीं होगा, जब तक आप प्रोग्रेस को डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो साथ साथ हर आइट्रेशन में आप वर्किंग प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करते जाएं। Agile processes promote sustainable development. The sponsor, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely until further notice। ठीक है, एक स्पेस आपने डिफाइन कर दिया, 2 वीक्स एंड 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमने ये टास्क करने हैं, और किसने क्या क्या टास्क करना है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड नो कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और थ्रू आउट विद इन अ टीम कैसे हमें कम्युनिकेट करना है, और किस तरीके से जो टास्क हमें गिवन है वो हमने कंप्लीट करने हैं। आसान हो रही है, फिर कंटिन्यू करते हैं।
जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूअस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन एनहांसेस एजाइलिटी। अच्छा, एजाइल में ये नहीं है कि हमने फौरन काम स्टार्ट कर देना है, यहाँ पे भी वी हैव सच सेट्स एंड स्टैंडर्ड्स व्हिच वी हैव टू फॉलो, और किस तरीके से हम अपने डिजाइन को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या टेक्निकल एडवांसमेंट है व्हिच वी हैव टू मेक इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटेंट एंड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। और उस पर आप कोशिश कर रहे होते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो आपके फॉलो होते रहें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है हसन? कोई क्यूरी है? Okay, simplicity. The art of maximizing the amount of work not done is essential. ठीक है, आपने ये करना है, सिंपल रखना है चीजों को। एजाइल जो है, अगेन हम ये कह रहे हैं कि सिंपल है, हम रैपिडली काम स्टार्ट करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम चीजों को स्किप करें। स्किप करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। सारे टास्क करें बट सिंपल वे में रहते हुए करें। इसको इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाए टीम के लिए कि उसने जो है वो ऐसे डेडलाइंस इतनी हार्ड ना हो। चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा काम करना आसान होगा। The best architecture requirements and design emerge from self-organizing teams. Again, आपकी टीम्स जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगी, जितनी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव होगी, तभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन जो है वो दे सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो मेन फोकस है वो क्या है? कस्टमर कोलैबोरेशन एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स। आपकी टीम्स होनी चाहिए, प्रोडक्टिव टीम्स होनी चाहिए, एफिशिएंट टीम्स होनी चाहिए, एंड कस्टमर से कोलैबोरेशन थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. And team itself should have a responsibility to improvise. ठीक है, ये टीम की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ दे इम्प्रोवाइज, वो किस तरीके से इम्प्रूव करे इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटेंट। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स ये भी हमने शायद लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे। कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कॉमन कॉमन फोकस होना चाहिए, डिलीवर अ वर्किंग सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट्स में वर्किंग सॉफ्टवेयर हमने डेवलप करना है। कोलैबोरेशन विद इन अ पीयर्स एंड स्टेक होल्डर्स, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, आपस में कोलैबोरेशन करने का मैकेनिज्म क्या है। अगर कोई मीटिंग हो रही है तो कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किसको देनी है। ठीक है, फ्रीडम टू कंट्रोल इट्स ऑन डेस्टिनी। यू शुड गिव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू टीम एज वेल। ऐसा ना हो कि बस उनको सिर्फ डायरेक्शन मिलनी हो कि आपने ये और ये इस टाइम पे करना है। ठीक है, टीम शुड हैव द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस ऑन रन टाइम, क्योंकि करंट एक्चुअल काम तो आपकी टीम ही कर रही है ना। वो ज्यादा बेटर जान सकती है, अपर मैनेजमेंट से ज्यादा बेटर टीम ज्यादा बेटर जान सकती है कि कब क्या चीजें चेंज करनी है और किस चीजों को कैसे मॉडिफाई करना है। सो दे हैव द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस ऑन रन टाइम। फजी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, दे शुड नो कि अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करें और आज की जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा आकर ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से दे शुड ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे शुड नॉट बी द प्रॉब्लम्स ऑफ टुमारो। ठीक है, कल कोई एक और नई प्रॉब्लम होगी और उसका लिंक आज की प्रॉब्लम से नहीं होना चाहिए, और एक प्रॉब्लम जब हमने सॉल्व कर ली, सो बेटर ये कि इट शुड नॉट अकर अगेन। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन themselves फॉर द वर्क डन, प्रोसेस फॉर इट्स लोकल एनवायरनमेंट, द वर्क स्केड्यूल। ठीक है, कि किस तरीके से स्केजुलिंग हमने करनी है, जो टास्क हमें मिले, क्योंकि टाइम आपके पास ड्यूरेशन कम होता है और इसी कम ड्यूरेशन के अंदर आपने चीजें डेवलप करनी होती हैं और अपने आप को भी प्रोडक्टिव रखना होता है। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, क्रिस्टल है और स्क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कैन बी लाइक दिस और कैन बी लाइक दिस। ठीक है, कि यहाँ पे एक जो है वो, ठीक है, अपने हेड के पास गया एक कलीग और उसने क्या रिक्वेस्ट की, वी नीड टू टॉक अबाउट माय वर्कलोड। ठीक है, वो अपने वर्कलोड का डिस्कस करने गई कि मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे आपके जो मैनेजर उन्होंने कहा ठीक है, ओके, आई जस्ट ईमेल यू 2 more असाइनमेंट्स दैट आई नीड फिनिश बाय टुमारो। मैं आपको 2 और असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ जो कि आपने कल तक मुझे सेंड करनी है। यू आर लिटरली किलिंग मी। और वो क्या कह रहे हैं, नहीं, आई विल कॉल इट एक्सट्रीम मैनेजमेंट। मीन एक्सट्रीम मैनेजमेंट है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दिया जाए तो हाउ कैन यू मैनेज एंड हाउ कैन यू परफॉर्म टास्क व्हेन यू हैव वेरी
huge amount of work to be performed in very limited time. Extreme programming में भी यही होता है कि we are developing software in very few chunks while using rapid fire activities while coding. The most widely used agile process, originally proposed by Kent Beck in 2004, it uses an object-oriented approach. Object-oriented approach को use करते हुए you have to extreme programming. एक्सपी प्लानिंग, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप वही काम सारा वही होता है, बट काम को करने का जो तरीका है या जो डिवीजन है दैट इज डिफरेंट. यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, इस प्लानिंग को हम कह रहे हैं एक्सपी प्लानिंग. जब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रोसेस मॉडल फॉलो करते हो आप प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपी प्लानिंग. यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स उनसे ले रहे होते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को आप किस तरीके से फॉर्म कर रहे होते हैं. दीज रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड यूजर स्टोरीज. ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास क्या होती है, यूजर स्टोरीज. अब यूजर स्टोरीज के फॉर्म में, जी सादिक कोई क्वेश्चन है सादिक? जी क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट कर दिया मैंने, आप यहाँ पे क्यूरी आपकी जो भी है यू कैन क्वेश्चन है. जी मैम, थैंक यू. ये जो अभी हम जैसे पहले एजाइल पढ़ा, अभी फिर हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, तो उस यानी ये दो तो हम समझते हैं कि ये मेजर वो प्रोसेसेस हैं जो वर्ल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. तो इससे पहले भी कोई और भी हैं मैडम? इससे पहले हम ट्रेडिशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे ना. ट्रेडिशनल मीन्स जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. जी एजाइल बिल्कुल तो वही. अब स्टार्ट हुआ है. इससे पहले क्या था, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वहां पे कोड एंड फिक्स मॉडल था, जहाँ पे जी एनालिसिस और डिजाइन का कोई फोकस नहीं था. वहां पे ये था आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली और डायरेक्ट कोड करना उस पर स्टार्ट कर दिया. बट वो डिजास्टरस प्रोसेस जी मॉडल बिल्कुल. था, क्योंकि आपने ना तो कोई डिजाइन दिया, ना एनालिसिस किया कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डिजाइन कैसा होगा, ना कोई टेक्निकल आर्किटेक्चर डिजाइन किया, डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट कर दिया. और जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है उनको भी कहीं लिस्ट डाउन नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. फिर उसके बाद ये चीज डिसाइड हुई कि क्यों ना हमारे पास वी शुड यूज अ प्रोसेस मॉडल जिसमें कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज हो जो हम परफॉर्म करें इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, और जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, इट शुड कंप्लीटेड. सो उसके लिए फिर हमने क्या किया, फिर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हम पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स एक साथ ले रहे हैं. प्लानिंग की, फिर एनालिसिस किया, फिर उनको डिजाइन किया, फिर उसकी कोडिंग की, फिर टेस्टिंग की, उसको फिर आपस में इंटीग्रेट करके डिप्लॉय कर दिया. फिर उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशन थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, कि बहुत ज्यादा इश्यूज क्या है कि हमें कस्टमर से कम्युनिकेट स्टार्ट में करना पड़ा. ठीक है, और उसके बाद सारी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की एक साथ बताना इज नॉट पॉसिबल. फर्दर कि आप जब तक लास्ट फेज में नहीं आएंगे, जब तक सॉफ्टवेयर डेवलप होना स्टार्ट नहीं होगा, हर फेज के एंड में बस डॉक्यूमेंटेशन ही कर रहे होंगे आप. तो उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस को चेंज करने के बाद हमें यह है कि वी शुड हैव एन आइटरेटिव, क्योंकि सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है, आइटरेटिव नेचर है. आइटरेशन पे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड डिफरेंट फीचर्स हैं, तो वी शुड डेवलप सॉफ्टवेयर इन आइटरेशंस. तो वहां से फिर इंट्रोडक्शन हुआ आपके पास आइटरेटिव मॉडल का. आइटरेटिव मॉडल के अंदर आपके पास कौन कौन से प्रोसेस मॉडल आए? एजाइल, एजाइल के भी डिफरेंट सबसेट्स हैं. फिर स्पाइरल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड आइटरेटिव मॉडल. स्पाइरल भी हम डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंट्स में डेवलप कर रहे हैं, ब्रेक किया मॉड्यूल्स में, और हर इंडिविजुअल मॉड्यूल को आप डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? जी प्लीज, थैंक यू. ओके, ठीक है. फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करें विच इज अ सबसेट ऑफ एजाइल डेवलपमेंट, यहाँ पे आप कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को आप जो डेवलप करें दैट इज कॉल्ड यूजर स्टोरीज हियर, जो कि बता रही होंगी कि आपकी आपका जो कस्टमर है उसको रिक्वायर्ड आउटपुट क्या, उसको चाहिए क्या, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से फीचर्स हैं और उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी. और फिर उसके बेसिस पे आप कस्टमर से कहेंगे कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज दैट यूजर स्टोरीज. मतलब आपने सारी रिक्वायरमेंट्स ले ली और उन रिक्वायरमेंट्स को आप क्या कह रहे हैं, यूजर स्टोरीज की फॉर्म में लिस्ट डाउन कर रहे हैं. और फिर आपने यूजर से कहा कि आप इसको प्रायोरिटाइज कर दें.
हर स्टोरी को आप प्रायोरिटी दे दें, ताकि हम उस हिसाब से ब्रेकिंग करें। जो स्टोरी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है हम पहले उसको डेवलप करेंगे, हम उस पर फोकस करेंगे। देन आपकी टीम क्या करेगी, जब आपके पास यूजर स्टोरीज बन गई, आपकी टीम क्या करेगी, वो डिफरेंट स्टोरीज को असेस करेगी, एनालिसिस करेगी, और हर किसी को कॉस्ट असाइन करेगी, यानी कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम में वो स्टोरी डेवलप हो सकती है। अगर 3 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगेगा तो फिर कस्टमर क्या कहेगा, आपका जो डेवलपमेंट टीम है वो कस्टमर को क्या कहेगी कि आप इसको फर्दर स्मॉलर स्टोरीज में ब्रेक करें, यानी कि इनको और जो मॉड्यूल्स में ब्रेक करें, ताकि हम 3 वीक से ज्यादा एक स्प्रिंट पे काम नहीं करेंगे। फिर एक साथ कम्युनिकेट करेंगे। जब आपके कस्टमर ने ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, दोबारा से पूरी टीम काम कर रही होगी और एक इंक्रीमेंट में। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक रिलीज। जैसे एक इंक्रीमेंट कंप्लीट हुआ, हमने कहा कि हमने एक रिलीज दे दी। एक रिलीज का मतलब ये कि एक वर्किंग प्रोडक्ट या एक स्टोरी हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब कमिटमेंट, जिसमें कमिटमेंट में क्या क्या चीजें होंगी कि कौन कौन सी स्टोरीज हम ऐड कर रहे हैं अपने इस करंट रिलीज में, डिलीवरी डेट क्या होगी, हम कब डिलीवर करेंगे आपको, एंड अदर प्रोजेक्ट मैटर इज मेड। ठीक है, 3 आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। एदर ऑल स्टोरीज विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फ्यू वीक्स। ठीक है, अब इट्स अप टू द सिनेरियो और डेवलपमेंट टीम के, वो सारी की सारी स्टोरीज जो है वो एक कुछ वीक्स में जो है वो डेवलप कर देंगी। या तो हाई प्रायोरिटी स्टोरीज होंगी वो पहले होगी, या तो जो सबसे ज्यादा रिस्कियस स्टोरी है उसको हम पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। ठीक है, सो इट्स अप टू द टीम के वो किस वे में जो है वो रिलीज पे काम करना यूज कर सकती है। After the first increment, project velocity, namely number of stories implemented during the first release, is used to help define subsequent delivery. जो first आपके पास release होगी, जिससे की बेसिस पे आप प्रोजेक्ट की वेलोसिटी बता सकते हैं कि फर्दर अब हमें कितना टाइम लगेगा और कितने एक रिलीज के अंदर हम कितनी स्प्रिंट्स और यूज कर सकते हैं। Customer can add further stories, delete existing stories, and can change value of an existing story. मतलब वो जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी को भी आगे पीछे कस्टमर कर सकते हैं। स्प्लिट स्टोरीज एज डेवलपमेंट वर्क प्रोसीड्स, और जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट आगे बढ़ती चली जाएगी आप स्प्लिट्स को ब्रेक करते चले जाएंगे। जब आपकी प्लानिंग हो गई उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट फेज इज एक्सपी डिजाइन। जब आपने प्लान कर दिया कि हमारे पास फर्स्ट रिलीज में ये यूजर स्टोरीज हैं, यूजर स्टोरीज आर बेसिकली सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जिनको आपने स्टोरीज में ब्रेक किया है। ठीक है, एक्सपी डिजाइन क्या होगा यहाँ पे, अकर्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर कोडिंग एज रिफैक्टरिंग इज इनकरेज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपी डिजाइन में वी आर फोकसिंग ऑन रिफैक्टरिंग। रिफैक्टरिंग मतलब पहले डिजाइन करेंगे, उसके बाद कोड करेंगे, एंड आफ्टर कोडिंग हम रीडिजाइन दोबारा से करेंगे। मतलब जो हमने कोड किया है उसको फिर हम दोबारा से मैप करेंगे कि वो इक्वल टू जो हमारा एक्चुअल डिजाइन था वो सब चीजें हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस इज री इंजीनियरिंग। follows the keep it simple, nothing more nothing less than the story। जो स्टोरी में फीचर है एज इट इज वही करने। ठीक है, कुछ गोल्ड प्लेटिंग नहीं करनी। गोल्ड प्लेटिंग मींस कि आपने खुद से कहा अच्छा ठीक है इसमें ये चीज होनी चाहिए। ये क्लास आवाज का कोई इशू आ रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या? इफ्रा मे बी आपके नेट का इशू हो, मे बी। बाकी सबके पास तो आ रही है, स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जितना आपकी एक स्टोरी में डिफाइन है उतना ही आप डिजाइन करेंगे, उतना ही आप डेवलप करेंगे। ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग नहीं करनी कि ठीक है इस फीचर के साथ हम ये भी ऐड कर देते हैं, हम ये भी कर देते हैं। जो चीज स्टोरी में डिफाइन है आपने वही जो है वो ऐड करनी है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, यूज ऑफ क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, कि कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्टेक्स्ट में काम हो रहा होता है, इसलिए हम क्लासेस डिफाइन कर रहे होते हैं डिजाइन में कि कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी और हर क्लास की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसपे हम काम कर रहे होंगे।
ओके यहाँ पे हम क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर डायग्राम यूज कर रहे होंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड एज अ ऑब्जेक्ट, और उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम क्लासेस डिफाइन करेंगे और हर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, और ये जो है ओनली डिजाइन वर्क प्रोडक्ट होगी एक्सपी की, दैट इज क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटेड, जो डायग्राम हम यूज करेंगे। एंड दे आइडेंटिफाई और एंड ऑर्गेनाइज द क्लासेस दैट आर रिलेवेंट टू द करंट सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट, और कौन सी क्लासेस को आइडेंटिफाई करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे जो इस करंट इंक्रीमेंट में रिक्वायर्ड होंगी, उन्हीं का डिजाइन देंगे हम। और जो डिजाइन फेस होगा एक्सपी का, वहाँ पे जो क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआरसी कार्ड जो है, दैट इज द ओनली आउटपुट या आउटकम्स ऑफ डिजाइन। फॉर डिफिकल्ट डिजाइन प्रॉब्लम्स, और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए यू विल डिजाइन अ प्रोटोटाइप, डिजाइन सोल्यूशन, एक प्रोटोटाइप बना के आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे, और सिर्फ उसी पोर्शन के लिए जो कॉम्प्लेक्स है, पूरे उसकी प्रोटोटाइपिंग नहीं कर रहे होंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड है सिर्फ उस कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन के लिए आप काम कर रहे होंगे। encourages refactoring and iterative refinement of the internal program design, और साथ साथ जो आपने डिजाइन किया आप उसको साथ साथ रिफाइन भी करते चले जाएं, जैसे जैसे आइट्रेशन में काम कर रहे हैं वैसे वैसे आप अपने इनिशियल डिजाइन को रिफाइन करते चले जाएं। मीन जो आपने कोड किया उसकी बेसिस पे फिर आप अपने डिजाइन को फर्दर जो है वो बेटर करेंगे। डज नॉट ऑल्टर द एक्सटर्नल बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर को चेंज किए बगैर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आप उस इंटरनल स्ट्रक्चर को यू कैन इम्प्रोवाइज। मिनिमाइज चेंजेस ऑफ बग्स, और ये रिफैक्टरिंग आपको कैसे हेल्प कर रही होगी, जिसमें आपके चांसेस ऑफ बग जो है वो रिमूव हो जाएंगे एंड मोर एफिशिएंट एंड इजी टू रीड। अच्छा, यहाँ पे कोडिंग क्या होती है, पेयर प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है एक्सपी प्रोग्रामिंग में। पेयर प्रोग्रामिंग इज दैट कि जो है आपके दो प्रोग्रामर मिलके कोड कर रहे होंगे एक के साथ साइमल्टेनियसली। टू पीपल वर्क टुगेदर एट वन वर्क स्टेशन, एक वर्क स्टेशन पे दो प्रोग्रामर मिलके काम कर रहे होंगे। रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल टाइम रिव्यू फॉर क्वालिटी एश्योरेंस टेक स्लाइटली डिफरेंट रोल्स। एट अ टाइम दो लोग काम कर रहे होंगे, तो एक उसमें कोड राइट डाउन कर रहा होगा, दूसरा उसको हेल्प आउट कर रहा होगा। फिर फर्दर आप क्या कर रहे होंगे, स्विच कर रहे होंगे इन रोल्स को। स्विच किस तरीके से कर रहे होंगे, हेलो, आवाज आ रही है?
ओके ठीक है, तो एक्सपी कोडिंग में यहाँ पे हमारे पास दो टेक्निक यूज होती हैं। पहले टेस्ट केस बिफोर कोडिंग, एक्चुअल कोड लिखने से पहले पहले आप उसके टेस्ट केसेस लिखें। टेस्ट केसेस में आप पूरे सिनेरियोज लिखेंगे कि किन किन सिनेरियोज पे आपके कोड को रन होना है और किन किन बेसिस पे आप टेस्ट करेंगे। तो जब आपके पास टेस्टिंग पहले से माइंड में होगी, उन टेस्ट केसेस को देखकर जब आप कोड लिखोगे तो वो कोड आपके पास क्या होगा, क्वालिटी कोड होगा। और फिर कोड लिखने के लिए भी कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग, दो लोग साथ मिलके एक वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, एक जो है वो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर काम कर रहा होगा और एक एज अ कोडर, और फिर रोल स्विच भी हो सकते हैं। ठीक है, टेस्टिंग कैसे होगी, जो टेस्ट केसेस आपने यहाँ पे डिजाइन किए थे एक्सपी कोडिंग में, उनको फिर आपने कोड करने के बाद अब आपने उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। और ये किस बेसिस पर होगा, डेली एंड आइडली शुड बी ऑटोमेटेड। डेली बेसिस पे टेस्टिंग होनी चाहिए एंड ऑटोमेटेड होना चाहिए, मींस ऑटोमेशन होनी चाहिए टेस्टिंग के बाद। जैसे जैसे आप कोड लिखते जाए वैसे वैसे वो टेस्ट होता चला जाए। एक एज अ कोडर वर्क कर रहा होगा, दूसरा होगा तो प्रोग्रामर, बट वो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर वर्क कर रहा होगा। ताकि अगर जो फर्स्ट वन कोड कर रहा है उसमें अगर कुछ इश्यू आते हैं या कुछ कोडिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसने फॉलो नहीं किया, तो दूसरा उसको बता रहा होगा कि नहीं, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ कोडिंग, यू शुड यूज दिस टेक्निक और यू शुड यूज दिस प्रोसीजर एज वेल। तो उससे क्या होगा कि आप स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होंगे, साथ साथ क्वालिटी अश्योर भी हो रही होगी। क्योंकि एक बंदा अगर सिर्फ काम कर रहा है ना, वो अपने एंड पे काम कर रहा है, लेकिन दूसरा उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि वो क्या स्टैंडर्ड जो कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक की लिमिटेशन या एक की अगर कोडिंग में कोई इशू होंगे तो दूसरा उसको ओवरकम कर देगा। अगेन फिर ये रोल स्विच हो रहे होंगे, जो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर काम कर रहा होगा वो फिर कोड करने लग जाएगा और दूसरा फिर उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा और फिर वो अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली उसको इम्प्रोवाइज कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर एक के कोडिंग में या एक के उसमें कुछ इशू है या कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा उसको ओवरकम कर देगा। तो फिर इससे आपका क्या होगा, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी उसी टाइम। मतलब ऐसा आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक कोड कर रहा है तो दूसरा इसको एज अ टेस्टर वर्क कर रहा है। वो देख रहा है कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, और साथ साथ उसको नोटिफाई कर रहा है कि अगर इसमें ये चीज आप इस तरीके से करोगे तो इट वुड बी बेटर। तो इससे क्या होगा, आप साथ साथ इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं और रियल टाइम पे आपकी जो है वो, मतलब जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसी टाइम पे साथ साथ चीजें टेस्ट भी हो रही हैं। और टेस्टिंग भी यहाँ पे इस तरीके से होगी, जो आपने इनिशियल टेस्ट केस यहाँ पे बनाया था, अब जब आपने कोड लिख लिया अब आप उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे एंड इट शुड बी performed on daily basis and ideally should be automated. Regression testing are conducted to test current and previous components. अच्छा, regression testing ये होती है कि ऑलरेडी टेस्टेड मॉड्यूल को अब बार बार टेस्ट कर रहे हो। अब ऐसा हम क्यों करेंगे, जब हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं एक मॉड्यूल को तो हम उसको दोबारा क्यों टेस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि लेट से मैंने एक मॉड्यूल टेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर उसमें कुछ चेंजेस आए या वो मॉड्यूल्स कपल हुआ है, ठीक है, और मॉड्यूल उसको कॉल कर रहे हैं। अब जो मॉड्यूल मैंने टेस्ट कर दिया वो और बहुत सारे मॉड्यूल से लिंक है और उनमें से जिससे वो लिंक है मैंने उस पे चेंज किया। सो उसका चेंज ऑलरेडी टेस्टेड मॉड्यूल पे तो इफेक्ट नहीं करेगा, सो फिर मैं उस टेस्टेड मॉड्यूल को दोबारा से टेस्ट करूंगी। सो रिग्रेशन टेस्टिंग इज एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं, बट इट्स मैंडेटरी, क्योंकि किसी भी और जगह चेंज करने का इफेक्ट आपके टेस्टेड मॉड्यूल पे ना आए, इसलिए आप बार बार टेस्ट कर रहे होंगे। और करंट और प्रीवियस कंपोनेंट को साथ में इंटीग्रेट करके भी आप फिर दोबारा से रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि पहले जो यूनिट टेस्ट जो है केसेस जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे, अब वो आफ्टर चेंजेस या आफ्टर और एडिशन करने के बाद वो अब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। Acceptance tests are defined by the customer and executed to assess customer visible functionality. फिर इसके बाद क्या होगा, acceptance tests के either this working module जो आपने उस रिलीज में या इंक्रीमेंट में डेवलप किया है, either it is accepted by the customer or not. कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा जो रिलीज में आपने वर्किंग जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, इसी मीटिंग को फॉरन कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे सेम आईडी पर फॉरन। और फिर इस डायग्राम को डिस्कस करके स्क्रम को हम एक केस स्टडी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे।